सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। तो सर मैं आज की चर्चा प्रारंभ करता हूँ। रोटी कपड़ा और मकान की समस्या है, इसीलिए रोजगार की आवश्यकता हो। तो सर महाभारती की टीम ने एक अध्ययन किया कि भारत का बजट करीब 100 लाख करोड़ है हर साल, जिसमें स्टेट का भी शामिल है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी शामिल है, और जिसमें सब्सिडी लगभग 10 लाख करोड़ की हो जाती है। और अगर फ्री मकान शेल्टर हाउस सबको दिए जाएं तो लगभग 10 साल में 50-60 लाख करोड़ करके सबको फ्री शेल्टर हाउस दिए जा सकते। तो महाभारती की जो टीम ने सर अध्ययन किया, वो ये कहती है कि सब आप फ्री मेडिकल तो सभी को दे ही रहे हैं, तो उसमें तो कोई समस्या ही नहीं। फ्री फीड फूड और देने लग जाइए, लंगर लगाइए, राशन तो लोग आप बेच देते हैं। हर हर गांव स्तर पर, हर मोहल्ला स्तर पर लंगर लगा दीजिए आप। जिसको खाना हो खाए, जिसको शिकायत करना हो शिकायत कर। और फ्री एजुकेशन की हम बात करते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन फ्री दीजिए पीएचडी लेवल तक। जैसे माँ बाप कहते हैं ना कि बच्चों को अपने साथ पढ़ा दिया, तुम्हें अब बड़ा कर दिया, 20-21 साल का बना दिया, और आप अब अपना धंधा करो, हम आपकी जिम्मेदारी नहीं लेते। भारत सरकार को भी ये कहना चाहिए कि भैया हमने तुम्हें खाना खिलाया, भोजन की व्यवस्था की, तुम्हारे शेल्टर हाउस की व्यवस्था की, उसके बाद आपकी मेडिकल केयर की भी व्यवस्था की फ्री। अब आपको एक चिड़िया उड़ गई, अब वो अपनी व्यवस्था खुद करे, घर बनाए, जो भी करे। तो सर एक आत्मनिर्भर भारत के परिप्रेक्ष्य में महाभारत मंच पर पिछली बार चर्चा हुई थी, उसमें ये कहा था कि हर इकाई, हर व्यक्ति एक उसको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, अपना एक स्टार्टअप बनाना पड़ेगा, अपना धंधा करना पड़ेगा, सरकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और एक जो सुझाव है कि अल्बुनी एसोसिएशन जितनी भी है, वो अपने को एक एज स्टार्टअप रजिस्टर करें, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनके चेंज होते रहे 2 साल में। तो गवर्नमेंट सीड कैपिटल दे, प्रॉफिट शेयरिंग करे, और जो नीडी एंड पुअर बच्चे हैं उनको लेके इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट का काम करे, या जो भी काम करे। तो सर इसके लिए जो एनालिसिस बनाई है वो डिटेल है, मैं बाद में स्लाइड से शेयर कर दूंगा। तो आज की चर्चा को प्रारंभ करते हुए कि सर आप मेरे ये मुद्दों पर मत जाइए, आपने सब्जेक्ट के बारे में जो सोचा है उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले डॉक्टर कनवाल साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जो है, और लॉन्ग टर्म आपने और लिख दिया, हम तो तत्काल चाहते हैं। तो सर इस पर इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं। और मेरा सभी माँ भारती के दर्शकों को प्रणाम। आपने आज जिस मुद्दे पर बात हो रही है उसमें तीन चीजें रखी हैं: शिक्षा, रोजगार। अब इसमें मैं एक चीज और जोड़ देता हूँ: स्टेटस। हमें इससे पहले ये समझना पड़ेगा कि केवल सरकारी नौकरी करना ही एम्प्लॉयमेंट है। खासतौर से हमारे देश की अगर हम बात करते हैं, तो जिस देश में श्रम को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है, तो उसमें शिक्षा के साथ रोजगार जोड़ना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या होगी। क्योंकि हमने एक अनप्लान्ड एजुकेशन पॉलिसी बनाई, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए, मेडिकल कॉलेज खोल दिए। अब जो निकल रहे हैं लोग, उनको जॉब कौन देगा? कॉलेज आपने खोल दिए, क्वालिटी नहीं है उनमें,
उनमें स्किल्ड नहीं है, तो जॉब कौन देगा उनको? गवर्नमेंट अपने जॉब्स में कटौती कर रही है, क्योंकि जो उनका अनप्लान्ड बजट है उसमें वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, और उसको वो धीमे धीमे कम करना चाह रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट में जॉब्स धीमे धीमे कम होते चले जाएंगे। अब हम आते हैं प्राइवेट सेक्टर में, जो जॉब का एक बड़ा जहाँ से बहुत बड़े जॉब मिल सकते हैं। लेकिन उसमें जाने से पहले आप में मेहनत, स्किल, इसकी संभावना अपने आप में तलाशनी पड़ेगी। साधारणतः हम लोग क्या कहते हैं कि जॉब ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें काम कुछ ना करना पड़े और महीने के अंत में सैलरी पूरी मिल जाए। अब वो समय खत्म हो चुका है। अगर आप में स्किल है तो आप उस क्षेत्र में अच्छा कमा सकते हैं और दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल सरकार के भरोसे बैठेंगे और आप ये सोचेंगे कि केवल हमने बीए में कर लिया और वाइट कॉलर जॉब मिल जाए, तो उस चीज को भूल जाइए और आप हमेशा ही अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में ही रहेंगे। मैं चीजों को उदाहरण के माध्यम से ज्यादा समझाना चाहता हूं। आप याद करिए 47 का पीरियड, जिसमें एक कौम पाकिस्तान से आई थी और लगभग पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। लेकिन वो वो कौम आज इस देश की सबसे आर्थिक रूप से मजबूत कौम है। जी। क्या उन्होंने सरकार से मांगा हमको जॉब दे दीजिए? नहीं। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने अपने उद्योग धंधे लगाए, और बिना किसी श्रम के, उनके लिए कोई भी काम शर्म वाला नहीं होता है। उनको उनको ईमानदारी से मेहनत करते हैं और नॉन स्टॉप मेहनत करते हैं। आज उसका कारण यह है कि उस कौम का एक भी व्यक्ति आपको कहीं पर बेरोजगार नहीं मिलेगा। अब हम जिस समाज की बात कर रहे हैं उसमें ना तो हम मेहनत करना चाहते हैं, ना हमें स्किल कोई डेवलप हुआ है, और हम चाहते हैं सरकार से कि हमको ऐसा रोजगार मिल जाए जिसमें पैसा पूरा हो और मेहनत कम से कम हो, और अगर और भी अच्छा हो जाए कि हमको जाना भी ना पड़े। तो वो समय खत्म हो गया है। तो उस समय, उस स्थिति में आपको बेरोजगार ही घूमना पड़ेगा। हम्म, मैं तो कुछ इस तरह की सोच रखता हूँ, जैसे कि हमारे महाभारती के तमाम दर्शकों की भी राय है कि ये जो सब्सिडी दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, उस पर लगाम लगाने की जरूरत। और सब्सिडी का लेवल अभी तक 10 लाख करोड़ हो चुका है। मतलब स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट का 10%। तो सर, अगर जैसा कि मैं कुछ एक्सपर्ट्स का मत है कि आप फ्री एजुकेशन कर दीजिए पीएचडी लेवल तक ऑनलाइन, फ्री मेडिकल कर लीजिए और लंगर दे दीजिए हर घर में, तो जितना आप सब्सिडी दे रहे हैं उसमें ही सब काम हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए कि सब्सिडी पर रोक लगा देना, कि हर आदमी की मेडिकल केयर करनी है भाई, हर बच्चे को पढ़ाना है। तो समस्या का निदान तो सीधी तरह से हो गया। और जो 60-70 करोड़, 60-70 लाख करोड़ जो हर हर व्यक्ति को छत देने की बात में खर्च होने हैं, वो आप 10 साल में खर्च करिए, 5-7 करोड़ और खर्च कर दीजिए। मैं कहता हूँ सर, 100 करोड़ में आप 20 लाख करोड़ बचा लीजिए ना। हर स्टेट का बजट एजुकेशन में भी खर्च हो रहा है, हर स्टेट का मेडिकल में भी खर्चा हो रहा है, तो आप 80 लाख करोड़ से देश को नंबर 1 पहुंचा देंगे और सबको नौकरी मिलेगी। इस बारे में सर आपकी टिप्पणी क्या है? इस बारे में बताइए, क्या गलत है इसमें? देखिए सर, सब्सिडी जो है ये आर्थिक उत्थान से नहीं के लिए नहीं दी जाती है। सब्सिडी के माध्यम से जो कमाई होती है उसका एक साधन है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा। सरकार एक इनकम ग्रुप तक लोगों की फीस जो है
रियम्बर्स करती है। अब क्या होता है, पहले फीस आप उससे लेंगे, फिर आप उसका फॉर्म भराएंगे, फिर सरकार उसको फीस वापस करेगी। तो जो इतने सारे स्टेप्स हो गए, उसमें लाखों करोड़ का, हजारों करोड़ का लेन देन हो जाता है। मैं पहले भी बहुत सारे चैनल्स में कहा है कि जो हमारा सिस्टम है, इसको माफियाज ने हैक कर लिया है। वो तरीका ढूंढते हैं जिसमें उनकी कमाई बहुत ज्यादा हो। अब आप ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे को आपको फीस में या छात्रवृत्ति देनी है, तो आप उसकी फीस माफ कर दीजिए ना। पहले आप उससे कहते हैं फीस जमा करो, फिर उसके बाद आप उसकी फीस रिइंबर्स करते हैं। ये क्या तरीका है? अरे आप उसको फीस पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट कर दीजिए। लेकिन इसके माध्यम से आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉलेज में छात्रवृत्ति के नाम पे, फीस के नाम पे कई सौ करोड़ के घोटाले हुए थे। बहुत से कॉलेज चले इसी बेसिस पे रहे थे कि वो छात्रों का फर्जी एडमिशन करते थे, उनकी वो छात्रवृत्ति और फीस ले लेते थे, और उसका कुछ हिस्सा सब जगह बढ़ जाता था। तो हमारे हमारे सिस्टम में दिक्कत ही आ गई है कि जो हमारे राजनेता हैं, वो वोट बैंक की खातिर जो टफ डिसीजन है, या उनको ही मालूम है, क्योंकि वो उसी इसी 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 सिस्टम के पैदा हुए हैं लोग हैं। उनको मालूम है कि हम हम हमारी जो कमाई का साधन है वो इसी से है, इसलिए वो इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। कारण क्या है कि उनकी कमाई का भी स्रोत तो वही है। भाई उनको उनको भी तो इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन लड़ने के लिए जो हमारे नॉर्म्स हैं, वो एमपी एमएलए के लिए उसमें जो धनराशि निश्चित की गई है आयोग के द्वारा, उसके मुकाबले कई सौ गुना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। वो पैसा कहाँ से आएगा? तो ये सब साधन जो है, सब्सिडी है, इस टाइप की चीजें हैं, ये ब्लैक मनी को क्रिएट करने का तरीका है। और उसमें पूरा सिस्टम घुमा हुआ है। और कोई व्यक्ति, चूंकि सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है कि कोई व्यक्ति इसमें हाथ डालना नहीं चाहता है। तो आपकी बात तो अपनी जगह सही है, मगर हाथ तो डाला जाना है, हाथ डाला जाएगा। क्योंकि अब जो पानी है वो नाक के ऊपर से बह रहा है। अदरवाइज सिस्टम विल कोलैप्स। और मेरी सोच ये है कि आरक्षण की समस्या अलग है। हम आरक्षण पर बात इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जो आज का टॉपिक है, हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, अलग परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं। जब हम ये कहते हैं कि 20% ऑफ द बजट से सबको शेल्टर मिल जाएगी, सबको एजुकेशन मिल जाएगी, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी लेवल तक, और सबको खाना मिल जाएगा, तो दिस इज अफोर्डेबल। इसका एक अभियान चलाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि भाई आप फ्री वीज और ये सब मिला के 20 लाख करोड़ से ज्यादा की जो रेवड़ियां नहीं बांटेंगे। जब तक सुप्रीम कोर्ट सख्त नहीं होगा, न्यायपालिका सख्त नहीं होगी, और ईमानदार राजनीतिक नहीं सामने आएंगे। मोदी जी की समस्या मैं मान सकता हूँ कि वो आरक्षण है, हम आरक्षण देना चाहते हैं, लो भैया जितना आरक्षण है, मगर आप फ्री बीस की सीमा तो 20% के अंदर रखिए। 20 लाख करोड़ बहुत होते हैं, उसी में एंड यूजर के पास पैसा अभी भी नहीं पहुंच पा रहा है। बीच में लोग कहते हैं कि साहब आपने मकान के लिए, टॉयलेट के लिए पैसा दिया तो 20% प्रधान साहब लेना चाहते हैं, तब पास करवाएंगे। ऐसी भी समस्या है। तो सर इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएं। देखिए सर, मेरा बहुत ही स्पष्ट सोचना है कि सरकार को स्वास्थ्य और एजुकेशन और न्याय व्यवस्था, ये जहां तक हो सके फ्री कर। फ्री होना चाहिए। अब मान लीजिए आप टैक्स लेते हैं डिफरेंट टाइप के, जो आपने जीएसटी, हर हर आइटम में जीएसटी है, तो आप उसमें आधा परसेंट, 1% टैक्स हर आइटम में जोड़ दीजिए कि ये एजुकेशन प्लस स्वास्थ्य के नाम पे टैक्स है। लेकिन उसके बाद अगर कोई व्यक्ति शिक्षा के लिए कहीं जाता है, तो उसको एक पैसा कहीं पर खर्च नहीं करना होगा।
अगर कोई व्यक्ति चिकित्सा के लिए जाता है तो उसको एक पैसा वहां पर खर्च नहीं करना पड़ेगा। बाकी दूसरी एक सामाजिक बुराई है। देखिए हमारे देश में आप देखिए कि जो हम मैक्सिमम क्यों कमाते हैं, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और शादी में होने वाले अंधाधुंध खर्चे के लिए। सरकार केवल इन तीन पर कंट्रोल कर ले, शिक्षा व्यवस्था कम से कम पैसों में, स्वास्थ्य चिकित्सा कम से कम पैसों में, और शादी विवाह में होने वाला जो बेहद खर्च है उस पर कंट्रोल कर ले, तो बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारी चीजें अपने से ही सुधर जाएंगी। तो महाभारती के मंच पर सर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लॉन्ग टर्म प्लान फॉर टैकलिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। देखिए, जहां तक एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कैसे आप डिफाइन कैसे करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डिफाइन ऐसे करते हैं कि उसमें एक तो आप लिमिट देखिए कि भाई आप 10% को अनएम्प्लॉयमेंट बोलोगे या 20% की या 50% को या 2% को 1%। नाउ इंटरनेशनल जो एक मापदंड जो है वो जो माना गया है वो ये माना गया है कि करीब 4-4.5% अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट हो किसी भी देश में, चाहे वो छोटा देश हो या बड़ा देश हो, 4-4.5% अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक हेल्दी साइन होता है एक अच्छी इकोनॉमी रन करने के लिए। देखिए जी, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है ये ग्लोबल है। सारी कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट करीब करीब सेम चल रहा है। बहुत सी कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां की 50% भी एम्प्लॉयमेंट पहुंच चुका है। इसलिए साधारणतः आम आदमी इस देश का स्वास्थ्य अच्छा चाहता है, शिक्षा अच्छी चाहता है, और जो तामझाम वाले खर्चे हैं उस पर कंट्रोल कर ले तो वो जहां पर भी रहेगा वो ईमानदारी से कार्य करेगा और न्यायिक व्यवस्था में उसको समय से न्याय मिल जाए, चीजें अपने से ही सुधर जाएंगी। हमने क्या किया, हम विदेशों से टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, लेकिन जिन देशों में अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था है, अच्छी न्यायिक व्यवस्था है या अच्छी आपकी एजुकेशनल सिस्टम है, हम उसको लेकर नहीं आ रहे हैं। जब तक हम इन तीन क्षेत्रों में सुधार नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इस देश में परिवर्तन होने जा रहा है। तो ये कोई हमारे देश के लिए कोई यूनिक नहीं है कि हमारे यहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट है। और हम जो अगर देखेंगे तो हमारी जो पॉपुलेशन है, जो 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, अगर उसके हिसाब से देखें तो गवर्नमेंट के जो अभी लेटेस्ट कुछ ही दिनों पहले जो फिगर्स आए हैं वो 3.5 और 4.1 के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जिसको अगर हम फिगर्स में भी एनुमरेट करें तो फिगर्स भी आते हैं कोई 1.5 करोड़ से लेके 4.5 करोड़ के बीच में आते हैं। तो ये पर इसके पीछे जो मुझे लगता है ये सब हैपहैज़र्ड चल रहा है। क्यों हैपहैज़र्ड चल रहा है? क्योंकि बच्चों को कोई समझाने वाला नहीं है, पेरेंट्स को कोई समझाने वाला नहीं है कि कौन सा उसको प्रोफेशन चूज करना चाहिए जिससे कि उसके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं एम्प्लॉयमेंट के वो बढ़ जाएं। तो इसके लिए जो मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, जो कि मेरे अपने सुझाव हैं, सबसे पहले तो जो अभी हमारे जो जनरल सेंसस होगी, पॉपुलेशन सेंसस होगी, उसी के साथ में ही ट्रेड वाइज अनएम्प्लॉयड की भी सेंसस होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये जरूरी है,
जिससे हमें ये पता चल जाए कि किस ट्रेड में मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट है। अब दूसरी चीज, ये गवर्नमेंट को साफ साफ, बल्कि मैं जरा सा और डिफरेंट वे में कहना चाहूंगा कि हर कॉलेज में 10th की लेवल पर, हाई स्कूल के लेवल पर एक पीरियड पर वीक रखा जाए जिसमें कि ये बताया जाए कि देखिए जब ये सेंसस हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दूसरों की देखा देखी, मान लीजिए आज अंबानी ने अपनी लड़की की शादी में 1,000 करोड़ खर्च किया। अब क्या होगा कि मीडिया या मिडिल क्लास में एक ट्रेंड चल जाएगा कि हम भी शादी में ऐसे ही खर्च करेंगे। वो पैसा कहां से आएगा? वो पैसा भ्रष्टाचार से ही आएगा। थैंक यू वेरी मच इंजीनियर डॉक्टर संजय सक्सेना साहब। हमारी सभा को इंटरनेशनल कंसल्टेंट सुरेंद्र कौल साहब ने ज्वाइन कर लिया है। वो विशेषज्ञ हैं और हम चाहेंगे कि वो इस बिंदु पर क्या कहते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो लेट अस हियर देम। थैंक यू मिस्टर कौल। तो कौल साहब, आपसे अपेक्षा ये की जा रही है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि इस बिंदु पे आप भारत सरकार को या जन सामान्य को या हमारे व्यूअर्स को क्या राय देना चाहिए? ओवर टू कौल। ये प्योर फाइनेंशियल डेटा है, प्योर इकोनॉमिकल डेटा है। इससे इमोशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है कि बिल्कुल सबके सब जो एक फीलिंग होती है वो ये है कि नहीं जी, एम्प्लॉयमेंट जो है बिल्कुल जीरो होना चाहिए, सबको काम मिलना चाहिए। अगर सबको काम मिल गया, एम्प्लॉयमेंट जो है वो, अनएम्प्लॉयमेंट रादर अगर जीरो हो गई, तो समझ लीजिए कि उस देश का जो अंत जो है, फाइनेंशियल अंत जो है, वो बिल्कुल इमिनेंट है। उसमें 2-3 साल 4 साल लगेंगे। छोटा देश है तो मेरे ख्याल 5-6 महीने में ही, साल भर में ही उसका कबाड़ा हो जाएगा। और अगर बड़ा देश है उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा उसका इकोनॉमी का कबाड़ा होने में। अब आप कहेंगे कि नहीं साहब ये आपने कैसे कह दिया ऐसा, तो ये तो कुछ बात नहीं जमती, क्योंकि कई लोगों को इस चीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि भाई ये अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट का जो ये एक गोरख धंधा जो बना रखा है अपोजिशन ने हमेशा, कि देखो जी 5% अनएम्प्लॉयमेंट है, 7% एम्प्लॉयमेंट है। तो उसका जो है एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव मेरे ख्याल दर्शकों को देना बहुत ज्यादा जरूरी है। होता क्या है कि अगर आप नेचुरली आप गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कोशिशें होती हैं कि हाँ भाई नए प्रोजेक्ट चलाए जाए, नए काम धंधा चलाया जाए, नया इंडस्ट्री लगाई जाए ताकि उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े, और तो कोई तरीका है नहीं। तो उसमें जो है ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि अगर, और इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, बहुत ज्यादा लंबा व्याख्या नहीं दूंगा, तो उसमें जो भी इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स आते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड है। मैं उसको सरल भाषा में समझाता हूं। आप इमेजिन करिए कि अगर सपोज 0% ये अनएम्प्लॉयमेंट आपके देश में होती है, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो भी वर्कर जो भी काम पे जा रहा है, सिंगुलर उसमें मैं कह रहा हूं, एक कंपनी को आप ले लीजिए, वहां जो भी वर्कर जा रहा है उसको पता है कि उसकी वर्थ क्या है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी नौकरी तो बड़ी पक्की है। तो सबसे पहली चीज वो ये करेगा कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दो जी, आप मेरे जो है आराम के दिन ज्यादा बढ़ा दो। अगर आप अभी संडे की छुट्टी होती है, नहीं जी सैटरडे भी करो, और अगर सैटरडे संडे की होती है, नहीं जी आप फ्राइडे की भी करो, या जो भी उसके वो है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो कंपेटिटिवनेस है जिस भी कंपनी की, चाहे वो पीएसयू हो या प्राइवेट हो, उसकी कंपेटिटिवनेस जो है बढ़ जाएगी, बिकॉज प्राइसेस जो है उस प्रोडक्ट के, जो प्रोडक्ट उस कंपनी में बनाया जा रहा है, इट इज बाउंड टू इंक्रीज। और जैसे ही आपकी, अगर आपकी थोड़ी सी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अगर आपकी कंपनी है, तो उसका प्रेशर जो है वो पड़ेगा आपके एक्सपोर्ट्स पे, because your company will not be able to compete in the international market. And when you are not able to compete in the international market, that means कि आपके आपके एक्सपोर्ट जो है वो आपके नीचे आ जाएंगे।
वही नहीं खत्म होता, इंटरनली ऑल्सो जो आपका प्रोडक्ट है जो एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो जो भी कंपनियां जो जिसको कहते हैं कि इट विल सेट ए इंफ्लेशनरी ट्रेंड इन द कंट्री, उसमें अब ये नहीं आपको समझ में आएगा कि ये बिल्ली कुत्ते के पीछे, ये हाँ कुत्ते के पीछे भाग रही है या कुत्ता बिल्ली के पीछे भाग रहा है। क्योंकि जैसे जैसे सैलरीज बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे जो आपका जो क्या कहते हैं कंपेटिटिवनेस कम होती जाएगी, आपकी चीजें कीमत बढ़ती जाएगी, आप फिर कहोगे और सैलरी बढ़ाओ, अल्टीमेटली जो इकोनॉमी जो है आपकी कंट्री की वो कोलैप्स कर जाएगी। तो ये बड़ा सीधा सा एक क्या कहना चाहिए, इसका एक व्याख्यान मैंने दिया कि 0% एम्प्लॉयमेंट कभी होना ही नहीं चाहिए। 4-4.5%, 5% भी एक हेल्दी साइन है कि हाँ भैया आप बैलेंस रख सकते हो, कि आपकी जो लेबर कॉस्ट जो है वो ज्यादा ना बढ़े। तो ये मुद्दा जो है सबसे पहले तो ये दिमाग में आना चाहिए। अब आप क्या होता है कि अब आप जॉब्स का आप ये ढूंढिए कि क्या जरिया है। सिर्फ दो जरिए हैं सर जॉब्स के। एक तो ये है कि आप जो है प्राइवेट इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री लगाए, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, और उसमें क्या होता है एज ए रिजल्ट, देखिए कोई भी प्राइवेट एंटरप्राइज जो है वो जॉब्स के लिए कंपनी नहीं लगाता है, वो जॉब्स के लिए फैक्ट्री नहीं लगाता है, वो जॉब्स के लिए इंडस्ट्री नहीं लगाता है, कोई चांस ही नहीं। वो लगाता है पैसे कमाने के लिए। और ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम लोग जो है अगर हमें प्रैक्टिकल इंडियन क्या कहना चाहिए दिमाग हमको अगर रखना है अपना, तो उसका भाई साहब एक ही तरीका है कि हम लोगों को प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट फैक्ट्री तभी लगाएगा जब उसको प्रॉफिट होगा, और अगर उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है वो दूसरे दिन फैक्ट्री बंद करके बैठ जाएगा। तो ये तो हो गया एक एस्पेक्ट कि आपका जो है ये क्या बोलते हैं इसका क्या कहते हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो ऐसे आपकी इंडस्ट्री लगाएगा, ऐसे जॉब क्रिएशन होगा। दूसरा जो है वो पब्लिक सेक्टर है आपका। पब्लिक सेक्टर में दो वो आती चीजें आती हैं या दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो ये डायरेक्टली जो आपका गवर्नमेंट के जॉब्स होते हैं, जो सेक्रेटेरिएट्स वगैरह होते हैं, मिनिस्ट्रीज होती है, दुनिया भर के ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो काम होते हैं, उसमें जो है आपके उसमें क्लर्क्स भी होते हैं, अपर डिवीजन क्लर्क, ये वो सब कुछ मिला मिलू के वो सारे के सारा जो है एक जॉब्स का है। लेकिन वो हमेशा किसी भी कंट्री में अगर देखा जाए उसका जो है हमेशा एक लिमिटेड स्कोप होता है, क्योंकि उसमें जबरदस्ती ज्यादा लोग भर्ती करने के लिए, क्योंकि आप जो है जॉब्स क्रिएशन कर रहे हैं, दैट अगेन मेक्स इट अनहेल्दी प्रैक्टिस। और जो कि कई देशों में देखा गया है कि वहां पे लोग आगे कुछ काम करने को नहीं है लेकिन उनको तनख्वाह मिल रही है। तो ये जो गवर्नमेंट डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो भी जो है उसमें भी आपको जो है सिलेक्शन सही होना चाहिए। उसमें जो है जो भी आप जॉब्स आप क्रिएट कर रहे हैं, दे शुड बी रियलिस्टिक जॉब्स, दे शुड नॉट बी क्रिएटेड जस्ट टू क्रिएट जॉब्स। सो एक तो ये हो गया। दूसरा फिर आपका पीएसयू जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है, उसमें आपकी कई फैक्ट्रीज आ गई, कई आपका क्या कहते हैं दूसरी दूसरी क्या कहते हैं टाइप की इंडस्ट्री है। तो वो सब चीजें जो है वो अलग से एक क्या कहते हैं एक सेक्टर है जिसमें कि जॉब्स वगैरह क्रिएट किए जाते हैं। पीएसयू में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और वो ये है कि अगर आपकी सिक इंडस्ट्री अगर कोई है जो कि प्रॉफिट नहीं बना रही है, आप उसको टैक्स पेयर का पैसा डाल के उस कंपनी को आप चलाते रहते हो। एयर इंडिया का केस जो है बड़ा ब्रिलियंट है। पिछले मेरे ख्याल 2 डेकेड से या उससे भी ज्यादा शायद उसमें जो है पैसे आपके क्या कहते हैं डूब रहे थे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उसमें नुकसान हुआ, लेकिन लेकिन इंडियन गवर्नमेंट उसमें पैसे डाले जा रही थी। इनएफिशिएंसीज इतनी ज्यादा थी उसमें, कुछ कहने की हद नहीं है। तो उसमें क्या हुआ कि आप जो है एक टैक्स पेयर का पैसा जो कि बहुत अच्छे कार्यों में लगाया जा सकता था, वो जो है इन सिक कंपनीज के लिए लगा। बॉटम लाइन क्या होती है इसमें
बॉटम लाइन ये होती है कि जो भी उसमें निकम्मे लोग जो कोई काम नहीं कर रहे हैं, और उसकी वजह से, अदरवाइज एयर इंडिया जब ये प्राइवेटाइज थी उस टाइम एयर इंडिया जो है, इट वाज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस, प्रॉब्ली द बेस्ट एयरलाइन एट दैट टाइम। मुझे याद है कभी भी एयर इंडिया का जैसे स्टाफ निकलता था तो भाई साहब सबके सब देखते थे कि हाँ यार एयर इंडिया की, देयर वाज अ ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर एयर इंडिया। लेकिन जैसे ही उसको जो है नेशनलाइज किया अब आपके नेहरू साहब ने, वो उसके बाद जो है इसका डिटेरियोरेशन चालू हो गया, एंड आई थिंक विद इन फ्यू इयर्स इट स्टार्टेड लूजिंग मनी। तो मैं नहीं कह रहा कि सारी पीएसयूज का ऐसा हाल है, लेकिन बहुत सारी पीएसयूज जो है जो कि इस टाइप की जो क्या कहते हैं जो जॉब क्रिएशन है वो जो है कंट्री के लिए अनहेल्दी। सो सबसे पहले तो ये है कि जो जॉब क्रिएशन है इट शुड ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, अब जो भी कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट या लेफ्टिस्ट जो धारा के जो लोग होंगे वो तो सबके सब सोचेंगे भैया इसका कौल साहब का जो है गला दबा दो, क्योंकि उनकी विचारधारा ही मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट क्या कहते हैं उस पर आधारित है, उनकी जो मानसिकता है। तो वो तो कभी चाहेंगे ही नहीं भैया ये पीएसयू वगैरह को जो है प्राइवेटाइज करो। लेकिन ये हमारी देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम लोगों को यहाँ पे पता ही नहीं है कि भैया पीएसयू जो है वो अननेसेसरली बर्डन है हमारे पर। जैसा मुझे याद पड़ता है, आई थिंक पीएसयूज में आजकल जो है मेरे ख्याल 25 लाख करोड़ या ऐसी कुछ बहुत ही एस्ट्रोनॉमिकल फिगर जो है वो उन सिख जो आपकी जो कंपनीज है उसमें टैक्स पेयर का पैसा जाता है आर्टिफिशियली उन कंपनीज को जो है। और कोई भी गवर्नमेंट ले लो, इवन बीजेपी जो कि बहुत ही प्रैग्मेटिक क्या कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी है, और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो उनको पता है ये सब, पता सबको है ये, लेकिन वो इस चीज को टच नहीं करना चाहते क्योंकि उनको पता है कि बहुत बड़ा वोट बैंक है और वो वोट बैंक जो है वो इनसे हाथ से निकल जाए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो वोट बैंक जो है वो ऑलरेडी निकला हुआ है कि जब से एयर इंडिया प्राइवेटाइज हुआ है पीएसयू के जितने भी एम्प्लॉइज हैं, मैं आपको गारंटी के साथ देता हूं विदाउट एक्सेप्शन सब के सब जो है कांग्रेसी है या आप वाले हैं या जो भी है अपोजिशन के जिस भी पार्टी के हैं उनको वोट देते हैं, बिकॉज उनको पता है कि बीजेपी के दिमाग में ये है कि पीएसयूज को जो है धीरे धीरे प्राइवेटाइज करो, उनको एफिशिएंट बनाओ सो दैट दे स्टार्ट मेकिंग मनी। और इंडिकेशंस ऑलरेडी हैं, जैसे कि पहले आर्मामेंट्स हमारी जो है वो सिर्फ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बनाया करती थी, अब जो है उन्होंने उसके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्राइवेट कंपनीज को भी देना शुरू कर दिया। टाटास भी बना रहे हैं, महिंद्रास बना रहे हैं, एल&टी बना रही है, जो बड़ी बड़ी अच्छी रिप्यूटेड कंपनीज है वो आर्मामेंट्स बना रही है। और उसका रिजल्ट देखिए, हम लोग कितना एक्सपोर्ट करने लगे। पहले तो हम एक्सपोर्ट तो ऑर्डिनेंस मतलब आर्मामेंट्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया वो तो अनहर्ड था, टोटली अनहर्ड। इस टाइम जो है जैसे मुझे याद पड़ता है आई थिंक 40,000 करोड़ का करीब हमारा एक्सपोर्ट है, विच इज नॉट दैट मच। हालांकि वो भी करीब $5 बिलियन के करीब बनते हैं, बट $5 बिलियन इन इटसेल्फ इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बट एज ए एक्सपोर्ट, बट कम से कम शुरुआत तो हुई। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे देश में जो भी आप प्रयत्न करो इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनको जो है प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि ताकि वो इंडस्ट्री लगाएं और इंडस्ट्री लगा के जॉब क्रिएशन करे, वो जो है रास्ता सही है। ओवर टू यू सिराज साहब। सक्सेना साहब, आप कितने सहमत हैं? क्या सोच है आपकी कौल साहब की बात को आगे बढ़ाने के लिए आज की चर्चा? देखिए, कौल साहब ने बिल्कुल ही हकीकत बयान की है, मैं पूर्णतः सहमत हूं। अभी जो सिनेरियो चल रहा है वो इसलिए तो चल रहा है, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जो पॉलिसी चल रही है सरकार की उसके अगेंस्ट में इसलिए तो खड़े हुए हैं, जिसके लिए कौल साहब ने कहा था कि उनका बस चले तो गला दबा दें। तो वही विपक्षी पार्टियां इस समय सरकार का गला दबाना चाह रही हैं, वो नहीं चाहती हैं। देखिए, जो पीएसयू या जो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम कम पैसा मैक्सिमम,
बहुत सरल सी थ्योरी थी। और जब आप इनके साथ प्राइवेट सेक्टर को जोड़ेंगे तो आपको काम भी करना पड़ेगा और स्किल भी डेवलप करनी पड़ेगी, वरना जो हाल एयर इंडिया का था वही बहुत सारे पीएसयू का हो रहा है, जिसमें जो ईमानदार टैक्स पेयर का पैसा है वो लोगों के लेजर्स पे, नेताओं के, ब्यूरोक्रेट्स के, उनके ऊपर खर्च हो रहा है। और जो हमारे समाज में, हमारे सरकार में एक कम्युनिटी है जो वो चाहती है कि हम ये सुख सुविधाएं अवेल करते रहें, उसको कष्ट हो रहा है इस समय, इसीलिए कष्ट हो रहा है ना। थैंक यू सक्सेना साहब। मेरी सोच ये है कि एक्चुअली बच्चे पढ़ जाते हैं तो अमीर आदमी के बच्चे हैं तो उनका दिमाग खराब है, काम करना नहीं चाहते, लंबे चौड़े पैकेट चाहते हैं। गरीब आदमी के जो बच्चे हैं वो अच्छा कमा सकते हैं स्किल जॉब में, जैसे कौल साहब ने कहा इलेक्ट्रिशियन को, प्लम्बर को। विदेशों में भी बहुत स्कोप है, बहुत अच्छी तनख्वाहें पा रहे हैं। वो तो गाड़ियों में बैठ के आते हैं विदेशों में। तो पॉइंट ये है कि अगर इच्छा शक्ति ही नहीं है काम करने की, सिर्फ फ्री बीज लोग चाहेंगे, ये बीमारी ओवर टू सकते नहीं सर, वो मैंने पहले ही इसको जोड़ा था कि हम श्रम का सम्मान करें, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो चाहे प्लम्बर हो, वो हमारे समाज का हिस्सा है। और हम ये छोड़